Hello, dear aspirants. So, today we are here to discuss a topic that is very important for your sociology optional paper, and you might also expect a question from this particular topic in your GS papers. ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट होता है. जीएस पेपर 1 के तो सिलेबस में ही स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, बट यू माइट आल्सो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इवन इन जीएस पेपर 2. कई बार ऐसे में भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं. एंड द टॉपिक फॉर द डे इज रीजनलिज्म. आज हम लोग बात करेंगे रीजनलिज्म के बारे में. ठीक है, पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मैं जनरली देता ही हूँ अपने क्लासेस में. जब हम सोसाइटी को पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड होती हैं, तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर पढ़ना है. और हम यहाँ एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें. चलिए, तो टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है रीजनलिज्म. जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो टर्म है ये किससे बना हुआ है जी? ये टर्म रीजन से बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर आपको रीजन छुपा हुआ मिल रहा है. ठीक है ना. और मैंने पीछे भी आप लोगों को कई बार ये बात बता रखा है क्लासेस में कि अगर किसी टर्म के पीछे आपको इज्म लिखा हुआ मिल जाए ना, तो मोटा मोटी आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि यानी कि ये किसी न किसी तरह की आइडियोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है. द टर्म इज एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियोलॉजी. तो रीजनलिज्म टर्म का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए. रीजनलिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियोलॉजी. इट इज एन आइडियोलॉजी जिसमें क्या होता है कि कोई एक पर्सन या फिर आप बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो अपने रीजन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज एफिलिएशन फील करता है. ठीक है, इट इज़ एन आइडियोलॉजी जिसमें लोग अपने रीजन से बहुत ज़्यादा एफिलिएशन फील करते हैं, क्लोजनेस फील करते हैं और अपने रीजन के इंटरेस्ट को, अपने रीजनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? हम इसी को बोलते हैं रीजनलिज्म. सिंपल टर्म में अगर आपको बताएं तो यही है आपका रीजनलिज्म. ठीक है, नाम से ही यही छुपा हुआ है रीजन और इज्म यानी कि आइडियोलॉजी. ठीक है, हावेवर यहां पर आपको यह समझना होगा कि ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थीम से एसोसिएटेड होता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस टॉपिक इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस अलोंग विद द पॉलिटिकल डायमेंशन, स्पेशली इन सोशियोलॉजी वाला. तो आपका जो पॉलिटिक्स एंड इंडियन सोसाइटी है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, वहीं पर ये वाला टॉपिक आपको मिलता है. ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें एक ग्रुप जो है वो अपने रीजन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज एफिलिएशन फील करता है एंड ड्यू टू दिस दे प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ देयर रीजन ओवर एनी अदर थिंग. एनी अदर थिंग में यहां पर बात आ जाता है कि जब रीजन का इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा हो जाए, यानी कि जब आपके लिए आपका रीजन, आपके नेशन, आपके कंट्री से ज्यादा बड़ा, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो हम बोलते हैं क्या कि रीजनलिज्म दिख रहा है. देन इट इज नोन एज रीजनलिज्म. ठीक है ना. तो जनरल सेंस में रीजनलिज्म को नेशनलिज्म के अगेंस्ट माना जाता है. आप ऐसे समझ लीजिए कि रीजनलिज्म में क्या है, आप एक रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड नेशनलिज्म में क्या होता है, आप पूरे नेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं. आपको नेशन के इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं. सो इन दिस सेंस ओनली रीजनलिज्म इज कंसिडर्ड एज बैड फॉर एनी सोसाइटी बिकॉज इट रेजेस क्वेश्चन अगेंस्ट द नेशंस इंटीग्रिटी, नेशन की यूनिटी के ऊपर जो है ये सवाल खड़ा करने लग जाता है. और यही कारण है कि इंडिया में भी रीजनलिज्म हमेशा न्यूज में बना रहता है. आप अक्सर इस तरह के न्यूज सुनते रहते हैं कि कंट्री में कहीं, मतलब हमारे ही देश में साउथ में जो है वो नॉर्थ वालों के साथ बुरा हो रहा है, गलत किया जा रहा है, माइग्रेंट लेबर के साथ जो है वो गलत किया जा रहा है. जब हम बात करते हैं क्या कि इंडिया में ही कई सारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ जो है वो गलत होता है. ये सारी चीजें जो है उसी रीजनलिज्म को इंडिकेट करती हैं और ये नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है. आई होप आपको रीजनलिज्म का मतलब तो समझ में आ गया है कि रीजनलिज्म क्या है. नाउ अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल टच देने की, तो सोशियोलॉजिकल टच में आप ये देख सकते हैं कि हरिहर भट्टाचार्य नाम के एक स्कॉलर हुए हैं. 2005 में ही इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, फेडरलिज्म एंड रीजनलिज्म इन इंडिया. और इसी आर्टिकल में ये बताते हैं रीजनलिज्म के बारे में कि द रीजनलिज्म इज रूटेड इन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. क्यों डाइवर्सिटी में रूटेड है, जरा ध्यान से समझिए. जब हम रीजन टर्म का मतलब समझ रहे थे ना, हमने जब अपनी कहानी को शुरू की तो हमने अपनी कहानी शुरू की इस रीजन से. नाउ देखिए, इस रीजन के दो तरह से मतलब निकाले जा सकते हैं. एक तो आप ये समझ सकते हैं कि रीजन का सिंपल सा यहां मतलब क्या हो जाएगा सर, कि रीजन का मतलब है कोई कंटेगुअस ज्योग्राफिकल रीजन.
यानी कि किसी एक जोग्राफिकल रीजन को ये इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, या मान के चलिए क्या कि ये बिहार हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटक हो गया। तो एक तो हो सकता है रीजन का मतलब आप केवल जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में लीजिए कि एक जोग्राफिकल रीजन है, उससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं और आपका एफिलिएशन आप उससे अपना फील करते हैं और इसीलिए आप उसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर एनी अदर थिंग। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा और ज्यादा ब्रॉडर सेंस है जिस सेंस में आपको रीजनलिज्म को समझाना होता है एग्जाम में। ठीक है ना, ये तो नाम से पता चल रहा है रीजनलिज्म रीजन। रीजनलिज्म का कल्चरल डायमेंशन है, सोशियो कल्चरल डायमेंशन है, यानी कि रीजनलिज्म इज नॉट नेसेसरीली एसोसिएटेड विद ओनली रीजन और अ लैंड मास, इट इज एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फिर से सुनिए, रीजनलिज्म मे नॉट बी नेसेसरीली एसोसिएटेड विथ अ जोग्राफिकल लैंड मास, रादर इट इज एसोसिएटेड विथ द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। ठीक है ना, अब जैसे ही यहां पर कल्चरल डायमेंशन आया तो यहां पर रीजन को समझने के या रीजनलिज्म के डायमेंशन अपने आप खुल गए। यानी कि रीजनलिज्म बहुत सारे बेसिस पर हो सकता है। लैंग्वेज के कारण आप एफिलिएशन फील कर सकते हैं, यू माइट फील एफिलिएशन ड्यू टू अ कॉमन हिस्ट्री, यू माइट फील एफिलिएशन ड्यू टू अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, अ कॉमन लाइफ स्टाइल, यू माइट फील एफिलिएशन ड्यू टू व्हाट, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज बीइंग फॉलोड, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिशन दैट इज पॉपुलर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो रीजनलिज्म का केवल बेसिस रीजन या लैंड या ज्योग्राफी को मत लेकर चलिएगा, रादर इसका बहुत ब्रॉडर डायमेंशन है। और उसी चीज को हाईलाइट किया है हरिहर भट्टाचार्य ने। क्या बोला है उन्होंने कि सिंस इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ कितने हजारों में भाषाएं बोली जाती है और क्या बोलते हैं, कई सारे हमारे यहाँ रिलीजन है, कई सारे हमारे यहाँ कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, क्या बोलते हैं हमारी अलग अलग हिस्ट्री है। यही कारण है कि भारत में रीजनलिज्म के ट्रेट्स हमेशा से मौजूद रहे हैं। ठीक है, क्लियर। जब भारत आजाद हुआ था, याद कीजिए उस टाइम का दौर जब भारत को 564 प्रिंसली स्टेट्स को भारत के अंदर मर्ज किया गया था और तब जाके इंडिया एज अ नेशन और इंडिया एज अ कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। उससे पहले एक बात बताइए, ये सब क्या थे? ये सब अलग अलग रीजन में ही तो थे। और यही कारण है, आप देख लीजिए ना, आजादी के बाद भी अलग अलग रीजन में जो वहां के प्रिंसली स्टेट, जिन रूलर्स का वहां रूल था ना, वो लोग जब डेमोक्रेसी के अंदर आए और वो लोग जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग आज भी उनकी पूजा कर रहे हैं, लोग आज भी उनको वोट दे रहे हैं। आजाद हुए 80 साल होने को है हमें। इट मीन्स वॉट कि पीपल फाइंड देयर एफिलिएशन विथ दैट पर्टिकुलर रीजन। उस हिस्ट्री से वो आज भी कनेक्ट करके देख रहे हैं कि अच्छा ये महाराजा के बेटे थे, ये उनके बेटे के पोते हैं। तो इस कारण से क्या है कि वो जो पुराना उनका परंपरा है, ट्रेडिशन है कि उनके प्रति एफिलिएशन, उनके प्रति रिस्पेक्ट, उनके प्रति ऑनर शो करना, वो आज भी दिखता है। और ये आजादी के बाद तो बहुत लंबे समय तक दिखा था। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए भारत में रीजनलिज्म दिखता है, ऐसा हरिहर भट्टाचार्य जी का मानना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर रीजनलिज्म के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। देखिए, अगर आप रीजनलिज्म को समझना चाहेंगे ना, तो आप रीजनलिज्म को ऐसे समझ सकते हैं कि रीजनलिज्म को आप 3 डिफरेंट लेवल पर देख सकते हैं। 3 डिफरेंट लेवल पर देख सकते हैं। पहला क्या है कि जब आप या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ये समझने लग जाता है क्या कि अच्छा हम लोग एक रीजन में बिलोंग करते हैं एंड आवर इंटरेस्ट्स आर कॉमन। ठीक है ना, मान के चलिए क्या कि इफ आई एम लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, या फिर हम एक कल्चर को फॉलो करते हैं एंड आई फील दैट द पीपल हु आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर कल्चर वी हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। जैसे ही ये फीलिंग आई, रीजनलिज्म स्टार्ट हो चुका है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? इस फर्स्ट स्टेज में हो रहा है कि आप रीजन के इंटरेस्ट को लेकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, related common understanding। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। रीजनलिज्म स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिए क्यों? क्योंकि आप रीजन से के इंटरेस्ट को जो है वो सोचने लग गए हैं, तो रीजनलिज्म स्टार्ट हो चुका है। नाउ देन कम्स द सेकंड स्टेज। इस सेकंड स्टेज में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रोक कर आपको मतलब हाईलाइट करना चाहूंगा, क्या कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पर न केवल अब आप ये मान रहे हैं कि सिंस हम सब एक कल्चर से बिलोंग करते हैं, सिंस हम सब एक रीजन से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट कॉमन है, रादर यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट आवर इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। फिर से सुनिए, फर्स्ट स्टेज में क्या था, बस आपको इतना लगा था कि सिंस वी बिलोंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन, सिंस वी फॉलो अ पर्टिकुलर कल्चर, हेंस आवर इंटरेस्ट आर कॉमन। इन द सेकंड स्टेज यू मूव अ स्टेप अहेड, और अब आपको यह भी फील होने लग गया है कि नॉट ओनली आवर इंटरेस्ट आर कॉमन, रादर इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट्स ऑफ पीपल लिविंग इन अदर रीजन्स और पीपल बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कल्चर। ठीक है, यहां पर सेकंड स्टेज आया, ठीक है ना, आवर इंटरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर, our interest different from other। ठीक है, ये होता है सेकेंड स्टेज। देखिए ये जो दो फॉर्म है ना, these are considered as और these can be considered as a moderate form of regionalism, इनको हम moderate form बोल सकते हैं। मॉडरेट फॉर्म क्यों? क्योंकि यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग रीजन के लोगों को अगर ये लग रहा है क्या कि देयर इंटरेस्ट आर कॉमन, और लोग कलेक्टिवली अगर अपने रीजन के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इससे तो ओवरऑल कंट्री का ही डेवलपमेंट होगा ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेंस दीज टू आर कंसिडर्ड एज व्हाट, मॉडरेट फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस थर्ड स्टेज। ये जो थर्ड स्टेज है ना, ये खतरनाक होता है। इस थर्ड स्टेज में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में क्या था, आपको लगा क्या कि आप जिस रीजन में रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट कॉमन है। दूसरे में लगा कि योर इंटरेस्ट आर नॉट ओनली कॉमन बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर रीजन्स। अब तीसरे स्टेज में आपको ये फील होने लग जाता है क्या कि आवर इंटरेस्ट आर नॉट ओनली कॉमन, ठीक है, आवर इंटरेस्ट्स आर नॉट ओनली common and different from others, rather it is in contradiction to the interests of people living in other region। जब आपको ये फील होने लग जाए कि आपके इंटरेस्ट तभी पूरे हो सकते हैं जब दूसरों का बुरा हो, या फिर अगर दूसरों का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, या फिर आपके इंटरेस्ट के कॉस्ट पर उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, देन द प्रॉब्लम इमर्जेस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस थर्ड स्टेज इज नोन एज विरुलेंट फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म। इसीलिए इसको बोला जाता है विरुलेंट फॉर्म। ठीक है ना, आवर इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी टू अदर्स। जब ये होने लग जाए ना, तब खतरा हो जाता है, और आप ये मान के चलिए कि फिर ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करता है, ये क्या बोलते हैं नेशनलिज्म को खतरा क्रिएट करना शुरू कर देता है, ये यूनिटी, ये आपकी क्या बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस, इन सब चीज़ों के सामने क्वेश्चन खड़ा करने लग जाता है। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया कि कैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में क्या है और कैसे इसको हम मॉडरेट कह रहे हैं और थर्ड स्टेज को कैसे हम विरुलेंट कह रहे हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में किस किस टाइप के रीजनलिज्म देखने को मिलते हैं, देखिए इससे रिलेटेड इकबाल नारायण करके एक स्कॉलर है, इकबाल नारायण, ठीक है, इन्होंने 3 टाइप्स के रीजनलिज्म की बात कही है भारत में, कि इंडिया में हमें 3 तरह का रीजनलिज्म देखने को मिलता है। पहला इन्होंने बोला कि इंडिया में देखने को मिलता है सुप्रा नेशनल रीजनलिज्म, सुप्रा नेशनल रीजनलिज्म, ठीक है। सुप्रा नेशनल रीजनलिज्म इनका मानना था कि पहला स्टेज हमको ये देखने को मिलता है, पहला टाइप। दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं तो दूसरा टाइप हमको देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं इंटर स्टेट, ठीक है ना। दूसरा टाइप है हमारा जिसको हम कह रहे हैं इंटर स्टेट रीजनलिज्म। और तीसरा टाइप है जिसको हम कह रहे हैं इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म, इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म, ठीक है। इसको सुप्रा स्टेट कर लीजिएगा, सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म, इंटर स्टेट रीजनलिज्म और इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म। नाउ लिसन, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फर्स्ट सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म। इस वाले स्टेज में क्या होता है कि जब मान के चलिए कि कुछ एक रीजन में कई सारे स्टेट्स आपस में मिल जाएं,
लेट्स एज्यूम कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, अगर उनको अचानक से ये फील होने लग जाए सबको कलेक्टिवली कि अच्छा इंडिया के साथ रहकर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हमको जो है वो अपने लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, और वो अपने डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा असर्टिव होने लग जाएं, देन दैट शुड बी कंसिडर्ड एज सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म। कई सारे स्टेट साथ आ रहे हैं और वो बाकी कई सारे ग्रुप्स के या नेशन एज अ होल के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं जी, उनके सामने कुछ डिमांड्स रेज कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि उनके साथ क्या कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। जैसे आप इंडिया में देख रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि आज़ादी के बाद से ही लगातार नॉर्थ वर्सेस साउथ चलते रहता है। साउथ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो द्रविड़ वाला रीजन है, वो लगातार जो है वो इस तरह की डिमांड करते रहते हैं। द्रविड़ नाडु, हाँ, उनको लैंग्वेज को लेकर वो अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं। आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे जो है वो हिंदी लैंग्वेज को जब प्रमोट करने की बात आई पूरे इंडिया में, तो कैसे उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत ही शार्प रिएक्शन देखने को मिला था साउथ इंडिया में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी जाकर देख लीजिएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है क्या कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज इन द नेशन, ठीक है ना, ताकि हिंदी को जो है वो एक क्या बोलते हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी के रूप में, या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉमन फैक्टर के रूप में, कॉमन लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है, जाके चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो आर्टिकल 351 है। चलिए आते हैं जरा, तो ये हो गया आपका सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म। दूसरा है जिसको हम कहते हैं इंटर स्टेट रीजनलिज्म। इंटर स्टेट का मतलब क्या है? इंटर स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ झगड़ा। जैसे मान के चलिए बाउंड्री डिस्प्यूट, अभी नॉर्थ ईस्ट में ही आपने सुना होगा, नागालैंड का क्या बोलते हैं, कई बार अरुणाचल के साथ होता है, असम के साथ अरुणाचल का, या फिर अलग अलग स्टेट्स के बीच में बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट्स रहते हैं। आपने सुना होगा उधर साउथ में चले जाएं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में चलता रहता है कि ये बेलगांव वाला रीजन जो है वो हमारा है, ये तुम्हारा है। तो इस सब तरह के जो रीजनलिज्म, इस सब तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है ना। चाहे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हों, आपने सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तिस्ता से रिलेटेड, खैर तिस्ता तो वो तो इंटरनेशनल हो जाता है, खैर फिर भी आई होप यू गॉट द आइडिया कि इंटर स्टेट, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। तीसरा जिसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म। इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म का मतलब क्या हो गया? इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म का मतलब हो गया एक ही स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर छोटा सा रीजन है जो अपने स्टेट के साथ लड़ रहा है, ठीक है ना। अब ये हो सकता है कि वो ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे हों, वो हो सकता है कि वो स्टेट से बाहर निकलने के लिए लड़ रहे हों। जैसे कि मान के चलते हैं कि झारखंड बिहार से अलग होने के लिए लड़ रहा था 2000 से पहले, छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग होने के लिए लड़ रहा था, या फिर उत्तराखंड जिसको आज हम बोलते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए लड़ रहा है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो डिमांड्स एमर्ज होते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही, ठीक है। तो इकबाल नारायण याद रखिएगा, इकबाल नारायण ने जो है वो इस तरह से क्या किया था जी, आपको 3 टाइप्स दे दिए हैं नेशनलिज्म, सॉरी रीजनलिज्म के। ये 3 टाइप के रीजनलिज्म देखने को मिलते हैं। वैसे अगर हम इस बात को थोड़ा सा और ब्रॉडर कैटेगरी में देखने की कोशिश करें तो भारत में रीजनलिज्म को 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। सबसे पहला जो रीजनलिज्म भारत में दिखता है उसको हम कहते हैं सन ऑफ सॉइल सिंड्रोम, या फिर सन ऑफ सॉइल नोशन से कनेक्ट करके देखा जा सकता है। नाउ यहां पर सन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? यहां पर सन ऑफ सॉइल का मतलब है कि ऐसा मनुष्य जो उस पर्टिकुलर कल्चर से अपने आप को एफिलिएट कर सकता है, यानी कि जो उस कल्चर के साथ एकदम पूरी तरह से इंटरमिक्स हो चुका है, वो सन ऑफ सॉइल माना जाएगा। सन ऑफ सॉइल का लिटरल मतलब नहीं निकालने की कोशिश कीजिएगा कि जो वहीं पैदा हुआ है। अरे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मान के चलते हैं आप इंडिया में पैदा हुए हैं लेकिन बचपन में ही आप चले गए और आप अमेरिका में ही रहे हैं, आप पूरी तरह से अमेरिकन चाल ढाल में ढल गए हैं, तो आप यहाँ के सन ऑफ सॉइल नहीं माने जाएंगे। आप कल आकर यहाँ पर रहेंगे और फिर आप डिमांड करेंगे कि नहीं सन ऑफ सॉइल वगैरह, आपके पास वो कल्चर नहीं है, समझ गए ना। तो सन ऑफ सॉइल एज अ कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, इज एसोसिएटेड विथ कि कल्चर किसके अंदर उस रीजन का जो है वो कल्चर पूरी तरह से इम्बाइब हो चुका है। कौन? उस कल्चर, उस लैंग्वेज, उस वे ऑफ लाइफ, उस तरह के ट्रेडिशंस में पूरी तरह से ढल गया है, वो है सन ऑफ सॉइल। अब देखिए सन ऑफ सॉइल सिंड्रोम क्या कहता है? ये कहता है, ये मान के चलता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं ये सन ऑफ सॉइल वाला जो कॉन्सेप्ट दिया है ये दिया है मैरॉन वीनर ने, ठीक है ना।
देख लीजिए मैरॉन वीनर, सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, क्लास में हमने आपको मिलवाया था मैरॉन वीनर से, ठीक है ना। इन्होंने देखिए सन ऑफ सॉइल, माइग्रेशन एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया, यही बुक लिखी थी। हाँ, वैसे कॉन्सेप्ट जो है वो इससे पहले से भी एग्जिस्ट करता था सन ऑफ सॉइल, तो आप चाहें तो उनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, मैरॉन वीनर। अब देखिए जो सन ऑफ सॉइल वाला नोशन है, ये मान के चलता है कि सिंस वी आर द सन ऑफ सॉइल, चूंकि ये रीजन हमारा है, यहां पर के कल्चर को हम फॉलो करते हैं, तो यहां के रिसोर्सेस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। हमको मिलना चाहिए पहले, वी शुड बी गिवन प्रायोरिटी सिंस वी आर द सन ऑफ दिस सॉइल, ठीक है ना। और सन ऑफ सॉइल से रिलेटेड जितने भी आपको रीजनलिज्म से रिलेटेड घटनाएं देखने को मिलेंगी, उनमें मेजर ट्रेट्स देखने को मिलता है कि इट इज अगेंस्ट द माइग्रेशन फ्रॉम अदर रीजन्स। क्यों? क्योंकि बाकी रीजन से जब लोग माइग्रेट करके यहां आते हैं, तो जो सन ऑफ सॉइल वाला जो नोशन होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि ओ नाउ द रिसोर्सेस विल बी शेयर्ड अमंग दीज माइग्रेंट्स। तो यहीं से ये पूरा का पूरा रीजनलिज्म एमर्ज होता है। ऑब्वियसली माइग्रेशन, और फिर क्या होगा, कोई लोकल लीडर मिल जाएगा और वो लोकल लीडर इस तरह की बात को और ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, और फिर यहीं से रीजनलिज्म एमर्ज होता है। फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज दिस सन ऑफ सॉइल नोशन। सन ऑफ सॉइल को केवल उस जगह पर जो पैदा हुआ है उससे कनेक्ट मत कीजिएगा, मैं पीछे ही बता चुका हूं, रीजनलिज्म वैसे तो रीजन टर्म है, लेकिन यहां पर नोशन कल्चरल है, ठीक है, तो जो उस कल्चर में ढला हुआ है वो। Now the son of soil notion believes that the resources of this particular region belongs to us because we are the son of this soil, ठीक है ना। तो इस पर अधिकार हमारा होना चाहिए, पहले हमको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, अगर हमसे कुछ बच उच जाए तब फिर बाकियों को दो। Now if there is a large scale migration towards that particular region, तो फिर उनका ये जो सन ऑफ सॉइल और जो रिसोर्स के ऊपर डोमिनेंस वाला जो नोशन होता है, ये अंडर थ्रेट आ जाता है, और यहीं से फिर रीजनलिज्म एमर्ज होता है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप जो कि भारत में दिखता है। आप देख लीजिए भारत के जितने भी डेवलप्ड रीजन्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जहां पर लगातार जो है वो माइग्रेशन देखने को मिलता है, उन रीजन्स में आपको इस तरह का रीजनलिज्म जरूर देखने को मिलेगा। चाहे वो आप यूपी बिहार के माइग्रेंट्स के साथ जो है वो साउथ में आप किसी तरह का क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर आप बात कर लीजिए कि महाराष्ट्र में हो। महाराष्ट्र में पहले बहुत लंबे समय तक मुंबई वाले रीजन में चलता था, कन्नडिगाज के खिलाफ पूरा शिवसेना का कॉन्सेप्ट, शिवसेना का इमरजेंस इसी थीम पर बेस्ड था, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है, वो आप बोल सकते हैं, वो हमें देखने को मिलता है किस रूप में जी, वो हमें देखने को मिलता है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी के इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ खास रीजन नेशन से या उस स्टेट से डिमांड करते हैं कि हमको अपने रिसोर्सेस, अपने लोगों को रेगुलेट करने के लिए कुछ खास ऑटोनॉमी दो, यानी कि हम आपकी बातों के अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल पावर होने चाहिए अपने रीजन को मैनेज करने के लिए। नाउ सच डिमांड कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विथ व्हाट, रीजनलिज्म। बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपने बोडोलैंड वाला सुना होगा, या जितने भी वो ट्राइबल क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होते हैं ना जी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अरे वो जो शेड्यूल 6 में है आपका, ठीक है ना, वो सारे इसी पर्टिकुलर थीम से एसोसिएट किए जा सकते हैं। अभी आपने सुना होगा लद्दाख वाले रीजन में भी लगातार बात चल रही है कि उनको भी 6th शेड्यूल में क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। सो सच डिमांड्स कैन बी एसोसिएटेड विथ दिस पर्टिकुलर थीम, और ये भी रीजनलिज्म का एक टाइप होता है। नाउ कम्स द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में हो सकता है आपका कि डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। नाउ ये भी अपने आप में एक तरह का क्या है जी, रीजनलिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है जी, आप उस पर्टिकुलर रीजन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देकर चाह रहे हैं क्या कि हमको एक अलग स्टेट बना दो। ऐसे लगातार बहुत सारे डिमांड भारत में इमर्ज होते रहे हैं, और कई जगहों पर इस तरह के डिमांड को फुलफिल भी किया गया है, ठीक है। जैसे कि अभी भी आप सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र वाले रीजन में विदर्भा वाले पार्ट वो लोग बोलते हैं, मराठवाड़ा वाले पार्ट को बोलते हैं अलग करो। इस तरह के डिमांड्स लगातार इमर्ज होते रहते हैं। गुजरात में फिर से जहां भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहां पर इस तरह की डिमांड इमर्ज होती रहती है लगातार। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है। और चौथा और जो सबसे खतरनाक वाला है वो फिर यहाँ पर क्या है जी, डिमांड फॉर, क्या किसमें आ जाएगा जी, डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, यानी कि अपने लिए अलग देश की ही डिमांड कर देते हैं कि हमारे लिए अलग देश होना चाहिए। ये खतरनाक है।
ठीक है ना, डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, दिस इज वेरी डेडली। क्यों? क्योंकि जब डिमांड फॉर सेपरेट नेशन होगा तब फिर क्या होगा जी, डिमांड फॉर सेपरेट नेशन होगा तो फिर क्या होगा उस टाइम तब जाकर चैलेंजेस और ज़्यादा बड़े होंगे और ज़्यादा समस्या इमर्ज होगी। इसका कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? जी सर, इसका एग्जाम्पल याद आ रहा है खालिस्तान। ठीक है, खालिस्तान इसका एक बड़ा ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। खालिस्तान क्या है जी? आपने सुना होगा, पंजाब वाले रीजन को अलग करके वो एक अलग देश बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही नागालैंड में जो डिमांड लगातार चलती रहती है ग्रेटर नागालिम की, दैट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर रीजनलिज्म। क्लियर है? अगर मैं यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो देख लीजिए, आप जानते हैं कि इंडिया इज अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इट मीन्स व्हाट, कि इंडिया से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नोशन पर ये बात जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है। बाकी चीजें तो फिर भी जो है वो मैनेजेबल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इशू है या उसको अपना नेशनल लेवल पर जो है वो डील करना है, लेकिन इस तरह की डिमांड जो है वो नेशनल यूनिटी, नेशन के इंटीग्रेशन को, नेशन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है वो अंडर क्वेश्चन लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जी, रीजनलिज्म को इन 4 टाइप्स में विथ एग्जांपल तोड़कर आराम से समझा सकते हैं कि इंडिया में किस किस तरीके से रीजनलिज्म हमें देखने को मिलते हैं। नाउ कम्स व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड रीजनलिज्म, कि आखिर इस रीजनलिज्म के पीछे के कॉज क्या होते हैं। ठीक है, देखिए रीजनलिज्म के पीछे कई सारे कॉजेज माने जा सकते हैं। सबसे पहला कॉज जो होता है वो होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का इस डेवलपमेंट वाले कॉज को फर्दर आप 3 पार्ट में तोड़कर समझा सकते हैं। कैसे 3 पार्ट में तोड़कर समझा सकते हैं? ध्यान से सुनिए। अगर अंडर डेवलपमेंट है तो फिर क्या होगा जी, अंडर डेवलपमेंट के कारण रिलेटिव डिप्रीवेशन इमर्ज होगा। आप देख लीजिए, रिलेटिव डिप्रीवेशन, मैंने बहुत बार ये बातें क्लासेस में समझाई हैं, सोशियोलॉजी की क्लासेस में आप लोगों को बता रखा है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम इमर्ज होता है सोसाइटल लेवल पर तो उसके पीछे रिलेटिव डिप्रीवेशन एक बड़ा कारण होता है। वही कि आप फेल हो गए लेकिन दोस्त भी फेल है, दुख उतना नहीं है, लेकिन आप फेल हो गए लेकिन दोस्त पास हो गया तब दुख है, बहुत कष्ट है। समझ गए ना? रिलेटिव डिप्रीवेशन, व्हेन यू फील डिप्राइव्ड एज कंपेयर टू समवन एल्स। समझ गए ना? जब आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि आप पीछे रह गए हैं, बाकी सब आगे निकल गए हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि ओ आवर रीजन इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, हमें अपने रीजन के लिए खुद जागना होगा, हमें चीज़ें अपने हाथ में लेनी होगी, हमको जो है वो ऑटोनॉमी डिमांड करनी होगी, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें सन ऑफ सॉइल चाहिए, हम अपने रिसोर्स को खुद यूज करेंगे, तब जाके इस तरह के नोशंस एमर्ज होते हैं। सो अंडर डेवलपमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्राइम कॉज बिहाइंड इट। क्लियर है? तो अंडर डेवलपमेंट। दूसरा, अगर ओवर डेवलपमेंट हो जाए, अरे सर अभी तो आप बोल रहे हैं कि अंडर डेवलपमेंट कॉज है, देखिए तो अंडर डेवलपमेंट भी है, ओवर डेवलपमेंट भी है। ओवर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक स्कॉलर है थॉमस जनू जी, ठीक है ना, इन्होंने स्टडी किया, ठीक है ना, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कल्चर ऑफ एफ्लुएंस का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, थॉमस जनू जी, याद रखिएगा, थॉमस जनू जी, JANNUZZI, थॉमस जनू जी। इन्होंने कल्चर ऑफ एफ्लुएंस का कॉन्सेप्ट दिया और कॉन्सेप्ट देकर क्या बताया है, इन्होंने खालिस्तान का एग्जांपल दिया है और क्या बताया है कि जब किसी रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है ना तो वो अपने आप के बारे में ऐसा समझने लगते हैं कि ओ वी आर द इन्फ्लुएंशियल पर्सन, हमारा एफ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इन तुच्छ मनुष्यों के साथ क्यों रहें, हम अपने लिए अलग हो जाते हैं, हम अपने लिए अलग नेशन बनाएंगे, अलग कंट्री बनाएंगे। और देख लीजिए पूरा का पूरा खालिस्तान मूवमेंट जो है वो इसी से एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वाला रीजन था, ठीक है ना। हम लोगों ने अपने सोशियोलॉजी के क्लास में पढ़ा है कि सिखों से रिलेटेड क्या पूरी कहानी थी, कैसे जो है वो पूरा खालिस्तान मूवमेंट इमर्ज हुआ था, जर्नैल सिंह भिंडरावाला एंड ऑल, ये सारी कहानी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। सो नाम लिख कर लिखिएगा थॉमस जनू जी और बताइएगा कि इवन ओवर डेवलपमेंट लीड्स टू कल्चर ऑफ एफ्लुएंस एंड इट रिजल्ट्स इन अ सेंस ऑफ रीजनलिज्म, ये भी रीजनलिज्म को जन्म देता है। और तीसरा डेवलपमेंट में डाल दीजिएगा अनइवन डेवलपमेंट। अनइवन डेवलपमेंट कि कुछ रीजन ज्यादा हो रहे हैं, कुछ कम हो जा रहे हैं, तो अनइवन डेवलपमेंट रहेगा, तब भी क्या होगा जी, आपका रीजनलिज्म से रिलेटेड टेंडेंसीज एमर्ज होंगी, ये मुद्दे एमर्ज होंगे कि हमें क्या होना चाहिए जी, पावर अपने हाथ में लेना होगा। तो ये भी अपने आप में एक मुद्दा है। दूसरा ध्यान से सुनिए, पॉलिटिकल मुद्दा। पॉलिटिकल मुद्दा ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉज है। आप जानते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, और जब इंडिया डेमोक्रेसी है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा जी, यहाँ पर बहुत सारी इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड अलॉन्ग विथ डेमोक्रेसी इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं, अनलाइक
आपने सुना होगा जैसे ब्रिटेन या अमेरिका वगैरह में जनरली 2 पार्टी वाला डेमोक्रेसी चलता है। अब ऐसे सिस्टम में क्या है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जिनका कोर ही होता है रीजनल आइडेंटिटी, यानी कि उनके एग्जिस्टेंस का जो कोर है वही है रीजन। तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह की आइडियोलॉजी को, वो रीजनलिज्म को लगातार फ्यूल करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा वोट बैंक, उनका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो इसी पर बेस्ड होता है। समझ गए ना? सो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज दे फ्यूल सच नोशंस, वो इस तरह की डिमांड बार बार उठाएंगे कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम अलग हो जाओ, वो इस तरह की डिमांड लगातार करेंगे। ठीक है ना? जैसे कि बिहार वाले रीजन में आप लोगों ने सुना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन गई। समझ गए ना? ठीक, तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज या ये जो पॉलिटिकल रीजन है वो भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको हरिहर भट्टाचार्य जी के एक लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं या संजीव बरुआ, उन्होंने भी एक बुक लिखी जिसमें बताया क्या कि इंडिया में क्या है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रीजन में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग क्या बोलते हैं कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है ना कि लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का इंक्लिनेशन जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड होगा ही। ठीक है, वो देख लीजिए ना पहला वाला जो यहाँ पर बताया था मैंने, फर्स्ट स्टेज। अरे भाई रीजनलिज्म तो यहीं से इमर्ज हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इफ आई एम फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, इफ आई एम स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की तरफ, या जो लोग वो लैंग्वेज बोलते हैं उनकी तरफ कुछ ना कुछ तो टिल्ट होगा ना, इंक्लिनेशन तो होगा ही होगा। तो इसीलिए सिंस इंडिया इज अ सोशियो कल्चरली वेरी डाइवर्स कंट्री, तो रीजनलिज्म होना अपने आप में स्वाभाविक बात है। ठीक है ना? तो यहां पर आपको रीजनलिज्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रीजनलिज्म को जन्म देता है। विथ मी? सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज विच आर एसोसिएटेड विथ रीजनलिज्म। नाउ कम्स द इफेक्ट, कि आखिर रीजनलिज्म का इफेक्ट क्या होता है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे फैक्टर्स आप डाल सकते हैं, कॉजेज डाल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म का कमजोर होना, वीकनिंग ऑफ नेशनलिज्म या नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी का कमजोर होना, वो भी रीजनलिज्म को बढ़ावा देगा। या फिर एब्सेंस ऑफ पैन इंडिया लीडर, ठीक है ना, कि कोई ऐसा लीडर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके, सब लोग जिसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें, वो भी जो है वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा आप चाहें तो हिस्टोरिकल रीजंस भी डाल सकते हैं कि हर रीजन की अपनी अपनी हिस्ट्री है, उसका अपना रजवाड़ा था, अपना उनका जो है वो इतिहास है कि फलना बैटल में जो है वो इसके साथ लड़े थे, इसके अगेंस्ट लड़े थे। तो ये कई बार फैक्टर्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं या रीजनल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, रीजनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। लेट्स अज्यूम, मान के चलिए क्या कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ हो कि दो रीजन आपस में लड़े हों, लेकिन आज वो दोनों जो है वो इंडिया के स्टेट हैं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं ये खटपिट रहेगा ही। ठीक है, सो दीज आर सम अदर फैक्टर्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ रीजनलिज्म। चलिए मैं आता हूँ इफेक्ट की तरफ। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो रीजनलिज्म के इफेक्ट को दो पार्ट में तोड़कर देखा जा सकता है। पहला पार्ट जिसको हम बोलेंगे कि इट्स फंक्शनल रोल, और दूसरा कि आखिर इसका डिसफंक्शनल रोल क्या है। जब हम फंक्शनल रोल की बात करते हैं तो देखिए जो पहला दो था वो तो अच्छा है ना, अरे वो तो अच्छा है कि अगर आप अपने रीजन के डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, अगर आप अपने रीजन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि रीजनलिज्म अच्छा है, गुड है। फंक्शनलिज्म का मतलब गुड। ठीक है, सोशियोलॉजी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, फंक्शनल का मतलब गुड, यानी कि ये क्या करता है जी, ये डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, ये डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। रीजनलिज्म का होना कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। आप अगर अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं तो इसमें गलत क्या है। अगर आप अपने कल्चर को लेकर क्या बोलते हैं, कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अकॉर्डिंग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29, 30 इस तरह की बात कहता है कि आपको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। ठीक है ना, तो अगर आप अपने कल्चरल आइडेंटिटी को अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसके इंटरेस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या हो सकता है। ठीक है, सो इन दिस सेंस रीजनलिज्म इज गुड।
ठीक है, ये क्या करता है जी, ये रीजनल डिमांड्स को उठाता है, जो पीछे रह गए हैं ये रीजनल डिमांड्स को उठाता है, रेज करता है नेशनल लेवल पर। समझ गए ना? अगर मान के चलिए कोई रीजन डेवलपमेंट में पीछे छूट गया है और वहां के लोग अब इन डिमांड्स को उठा रहे हैं, तो ये तो अच्छा है ना, तो इससे तो रीजनल डिमांड उठेगा, जो पीछे छूट गए हैं उनको भी सबके साथ मिलने का मौका मिलेगा। सो इन दिस मैनर रीजनलिज्म इज गुड फॉर एनी सोसाइटी। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन हर तरह का रीजनलिज्म अच्छा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी फॉर्म होते हैं रीजनलिज्म के जो सोसाइटी के इंटीग्रेशन के सामने खतरा पैदा कर देते हैं, वो वाले चैलेंज हैं। जैसे कि कई बार रीजनलिज्म जब एक्सेसिव हो जाता है, बहुत वायलेंट हो जाता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, ये वायलेंस को जन्म देता है। याद कीजिए, भारत पाकिस्तान पार्टीशन नेशनल इंटीग्रिटी को खतरा पैदा करता है, नेशनल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करता है। ठीक है, एक और बड़ा फैक्टर आप डाल सकते हैं क्या, कि ये पैरोकियलिज्म को बढ़ाता है। पैरोकियलिज्म मतलब यूनिवर्सलिज्म नहीं, आप अपने एक छोटे से केव में बंद हैं, आप केवल उसी के चक्कर में हैं कि नहीं सब कुछ मेरा ही जो है वो इसी हिसाब से होना चाहिए। ये इथनोसेंट्रिज्म को बढ़ावा दे सकता है। सो इट माइट लीड टू इथनोसेंट्रिज्म। You start evaluating everything or everyone as per your own perceived culture। आप अपने ट्रेडिशन बाकी दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये इथनोसेंट्रिज्म को बढ़ावा दे देता है, जो कि कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर कोई आपसे पूछ ले क्या कि क्या रीजनलिज्म अच्छा होता है या रीजनलिज्म बुरा होता है, तो आपको दोनों बातों को प्रेजेंट करना है। आपको बताना है क्या कि ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन द एक्चुअल एग्जाम। ये नहीं कि रीजनलिज्म सुनते ही लिख दिया हाँ बुरा ही होता है, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप in this discussion I was able to explain you all the facets of रीजनलिज्म। आप अगर इस क्या बोलते हैं अप्रोच को यूज कीजिएगा, यू विल बी एबल टू डील विथ ऑल सच क्वेश्चंस दैट माइट अपीयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है वो IBE इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा फ्यूचर बैच भी जो है वो आगे लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप चाहें तो फ्यूचर बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार PT हो जाएगा, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो चलिए, आई होप अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं भी है तब भी आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन से कुछ तो बेनिफिट मिला होगा। फिर कभी मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।